इस देश में शिक्षा का बस एक ही उद्देश्य है, नौकर बनाना, नौकर। इस देश के आदमी को इकोनॉमी से मतलब ही नहीं है। इस देश का आदमी बस में ट्रेवल करता है और बस की सीट में पेन डालकर उसकी गद्दी फाड़ देता है। उसको मना करो, कहता है तुम्हारे बाप का है। किसी भी देश में प्रजातंत्र का विकास तब होगा जब उस देश की बहुसंख्यक जनता राजनीति के सिद्धांत और अर्थव्यवस्था के विकास को समझेगी। विरोध का क्या है सर? विरोध तो धरती भी करती है। कूदोगे खींच लेगी, तो धरती को थोड़ी गाली देंगे सर। विरोध भी जीने के लिए हमारे देश में लोग ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट होते हैं उनको बड़ी घृणा की निगाह से देखते हैं। अगर आप बीए कर रहे हो ना तो आपको समझेंगे बर्बाद आदमी, आपको तो वैल्यू ही नहीं मिलेगी समाज में। बीए मतलब बर्बाद आदमी। अब तो एमबीए भी उसी कैटेगरी में आ गया, महाबर्बाद। उसका फायदा उठाया लोगों ने। इतना दुष्प्रचार, इतना दुष्प्रचार, इतना दुष्प्रचार। हमारी सीरीज एंशिएंट इंडिया की शुरू होने जा रही है। एंशिएंट इंडिया की पूरी आर.एस. शर्मा, पूरी खुद भी पढ़िए, हर आदमी को शेयर करिए। देखिए जातिवाद कैसे पैदा हुआ, क्या था जातिवाद, वर्ण व्यवस्था कैसे पैदा हुई, क्या थी वर्ण व्यवस्था। पुराण क्या है, महाभारत क्या है, उपनिषद क्या है, वेद क्या है, जजमानी सिस्टम क्या है, रीजनलिज्म कैसे शुरू हुआ, ये भाषाएं कैसे पैदा हुई, कन्नड़ भाषा, तेलुगु भाषा, गुजराती भाषा, ये कहां से आई। भाई मौर्य काल में पूरे भारत में एक ही भाषा है, प्राकृत। तो ये क्षेत्रीय भाषाएं कैसे पैदा हो गई, ये क्षेत्रवाद कैसे पैदा हो गया, ये गुजराती कल्चर, बंगाली कल्चर, तमिल कल्चर, कर्नाटक कन्नड़ कल्चर, कन्नड़ा, कश्मीरी कल्चर, ये कैसे पैदा हुआ। वर्ण व्यवस्था लेटर वैदिक काल में पैदा हुई, जाति व्यवस्था पैदा हुई गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, अपने पीक में पहुंची राजपूत काल में। तो ये क्या है जाति व्यवस्था? क्या ये ब्राह्मणों ने बनाई? ये क्यों पैदा हुई? इस जाति व्यवस्था का रीढ़ क्या था? ब्राह्मणों ने नहीं पैदा की जाति व्यवस्था, जजमानी सिस्टम ने पैदा की। और जजमानी सिस्टम किस वजह से पैदा हुई? सामंतवाद की वजह से। वो जो तुम कहते हो ना शंभूक प्रसंग, वो सामंतवाद का प्रसंग है, वो तुलसीदास का प्रसंग नहीं है। रामायण प्रतिनिधि किसकी है? सामंतवादी व्यवस्था की। मनु स्मृति प्रतिनिधि किसकी है? सामंतवादी, ब्राह्मणों की प्रतिनिधि नहीं है। एक साहब से मैंने पूछा कि मनु की जात पता है? बोले ब्राह्मण थे। मैंने कहा जाके पता करो यार, इतना गाली देते हो, कम से कम अपनी न्यूज पे तो कंफर्म रहा करो। जितने लोग मनुवादी मनुवादी चिल्लाते हैं ना, 99 को पता ही नहीं होगा मनु की जाति क्या थी। मनुस्मृति, डॉक्टर अंबेडकर ने उपनिषद नहीं फाड़ा। अब दो किताब हमने सामने रखी हैं, एक मनोहर कहानियां, एक फ्रंट लाइन। आपने मनोहर कहानियां फाड़ दी। मनोहर कहानियां फाड़ दी भैया, मनोहर कहानियां फाड़ दी, तो क्या फर्क पड़ता था? उसकी कोई रेलेवेंसी ही नहीं बची थी। कोई एक जातिगत लीडर बताओ जिसने उपनिषद को फाड़ा हो? फाड़ ही नहीं सकते सर। इतनी बड़ी धरोहर है मानवता की। और जाति व्यवस्था की हत्या कर दी अंग्रेजों ने। जाति व्यवस्था की हत्या की अंग्रेजों ने। लेकिन सर मजेदार बात जानते हैं, जाति व्यवस्था की भारत में हत्या की अंग्रेजों ने। बहुत बड़ा काम कर डाला सर उन्होंने। लेकिन जाति को राजनीति का आधार भी बना दिया अंग्रेजों ने। एक तरफ उस बुराई की हत्या कर दी, आप उसमें पढ़िएगा, आप उस वीडियो में देखिएगा। जाति व्यवस्था की जो जान थी, जजमानी व्यवस्था, उसको मार डाला उन्होंने। लैंड को प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया, वो व्यवस्था ही खत्म। अगर जजमानी व्यवस्था नहीं रहेगी तो जाति व्यवस्था नहीं रहेगी। तो जब उन्होंने जजमानी व्यवस्था की हत्या कर दी, संपत्ति को प्राइवेट कर दिया, तो जाति व्यवस्था का तो खत्म होना स्वाभाविक था। लेकिन फिर उन्होंने उस मरे हुए मुर्दे को जिंदा कर दिया, जातिगत राजनीति का आधार बनाकर, क्योंकि उन्हें राष्ट्रवाद को कंट्रोल करना था। 1857 के बाद, विद्रोह के बाद, जब राष्ट्रवाद की धारा शुरू हुई, नेशनल मूवमेंट की धारा शुरू हुई, तो उन्हें उस नेशनल मूवमेंट की धारा को कंट्रोल करना था। तो उन्होंने उस धारा को कंट्रोल करने के लिए राहु और केतु को पैदा किया। राष्ट्रवाद, नेशनल मूवमेंट की धारा को कंट्रोल करने के लिए 1857 के बाद यह नेशनल मूवमेंट की धारा शुरू हुई। और जब यह धारा शुरू हुई तो ब्रिटिश शासन को इस धारा पर कब्जा करना था, इसको कंट्रोल करना था। तो उन्होंने राहु और केतु को छोड़ दिया। राहु कौन? संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म। केतु कौन? जातिवाद, कास्टिसिज्म।
और जैसे जैसे भारत के इतिहास में आप इस बात को देखेंगे कि जैसे जैसे राष्ट्रवाद बढ़ेगा, इसका विकास होगा, मजबूत होगा, ऐसे ऐसे ये भी बढ़ेंगे और ये मजबूत होंगे। पैरेलल चलेंगे सर, पैरेलल। हालांकि राष्ट्रवादी नेताओं ने इसको कंट्रोल करने का बड़ा प्रयास किया, बड़ा कोशिश की, लेकिन सर बड़े सारे फैक्टर्स रहे। एक तो गरीब मुल्क, आर्थिक रूप से कमजोर मुल्क, और जहां भी गरीबी है वहां भटकाना बहुत आसान है, वहां भड़काना बहुत आसान है। एक संपन्न व्यक्ति को भटकाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहां गरीबी है वहां भटकाना बहुत आसान है। वहां भरमाना कुछ नहीं, आपने पैसा फेंक दिया कि भाई तू अपने बच्चों को पढ़ा, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल भेज, आराम से रह। कैसे रह रहा है तू, इतना होनहार आदमी, ये ले 1 करोड़ रुपए। फिर तो आपको उसका गाना गाना ही है। और इस जहर को बढ़ाने में जिस आदमी ने सबसे ज्यादा मदद की वो है वीए स्मिथ। मैं इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहा हूं सर। आशा करता हूं जनवरी के अंत तक आपको डॉक्यूमेंट्री दे दूंगा कि कैसे जातिवाद और उसके जहर को पैदा किया जाना। अगर आपको किसी भी चीज को तैयार करना है, बैकग्राउंड 1991 के बाद के भारत को अगर तैयार करना है तो 1947 से 1990 के भारत को पहले जानना होगा। उस बैकग्राउंड में जब आप इन नए सुधारों को देखेंगे और दोनों का चार्ट आमने सामने बनाएंगे, एक चार्ट आप बनाएंगे 1947 से 1991 का भारत, और एक चार्ट आप बनाएंगे 1991 से 2021 का भारत। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, सबका एक डाटा यहां, एक डाटा यहां। तब आपको पता चलेगा कि यह देश कहां पहुंचा। और उसके लिए सरकार किताब इशू करती, उसको बोलते हैं इंडिया, जो विशेषकर यूपीएससी के लड़के ही पढ़ते हैं, सिविल सेवा के लड़के ही पढ़ते हैं। वो भी पढ़ते नहीं है, उसका कॉइन साइज नोट्स खरीद लाते हैं। वो बेसिकली डाटा बुक होती है, डाटा बुक। अगर एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तभी वो किताब आपको समझ, वो किताब नहीं है, इंफॉर्मेशन गाइड है। वो किताब नहीं है, वो सरकार इशू करती है हर साल इंडिया, जो कि इस भारत के हर परिवार को कम से कम जानना चाहिए कि हम कहां पहुंचे, हमने कितना विकास किया, हमने कितना सुधार किया। इससे तो लोगों को 70% लोगों को इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है। ये हमारे राजनेता समझते हैं कि इस देश के आदमी को इकोनॉमी से मतलब ही नहीं है। इस देश का आदमी बस में ट्रेवल करता है और बस की सीट में पेन डालकर उसकी गद्दी फाड़ देता है। उसको मना करो, कहता है तुम्हारे बाप का है। भैया हमारे बाप का तो नहीं है, बहरहाल आपके भी बाप का नहीं है, ऐसा तो पता ही चल रहा है। लेकिन भैया ये हमारे बाप दादाओं का है, टैक्स देते भैया हमारे ही पैसे का है। कि नहीं भाई साहब, मैं देख रहा था कि सीट के अंदर क्या है। मैंने कहा यार तू पेन यहां लगा ले, यहां इसके अंदर देख, इसके अंदर यहां होल कर, यहां वहां तो पूछ ले, मैं बता दूंगा। किसी से पूछ ले, बस कंडक्टर से पूछ ले, बस ड्राइवर से पूछ ले, वो तुझे बता देंगे उस सीट की गद्दी के अंदर क्या है। उसमें पेन डालने की क्या जरूरत, तू अपने यहां डाल ले। और रेलवे स्टेशन में बैठे गुटखा खा के वहीं थूक दिया जहां बैठे, क्योंकि पता है वहां क्या लिखा है, ये रेलवे आपकी संपत्ति है। उनको फीलिंग ही नहीं आती कि हमारे पापा तो पैसा नहीं दिए थे इसको बनाने के लिए। उनको इकोनॉमी से मतलब नहीं। वहीं दिल्ली मेट्रो में वो सीआईएसएफ के जवान हैं तमिलनाडु के, हिंदी समझते नहीं, इंग्लिश आप बोलोगे नहीं, और वहां अगर थूक दिए। दिल्ली मेट्रो में कहीं नहीं लिखा है मेट्रो आपकी संपत्ति है, लिखा ही नहीं। थूक दिए तो पहले तो मारेंगे गिराकर, फिर 200 रुपए निकाल लेंगे। बहुत गिराते, मैंने कई बार लोग गिराते हुए देखा, सर अब नहीं थूकेंगे सर, गलती हो गई सर, अम्मा की कसम के सर नहीं करेंगे। 400 और जिनको 400 रुपया देना पड़ गया थूकने का जुर्माना, उनके पूरा खानदान का सलाइवा ही सूख गया। आने वाले 100-200 साल तक उन्होंने कभी थूका नहीं। किसी भी देश में प्रजातंत्र का विकास तब होगा, ये फॉर्मूला है सर, किसी भी देश में प्रजातंत्र का विकास तब होगा जब उस देश की बहुसंख्यक जनता राजनीति के सिद्धांत और अर्थव्यवस्था के विकास को समझेगी। Democracy in any country will develop only when the majority people of that country will understand the law of development in economy and the principles of polity. इसीलिए ब्रिटेन में डेमोक्रेसी का सतत विकास हुआ। सबको उन्होंने वोटिंग अधिकार नहीं दिया, धीरे 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 कि पहले तुम जानो। जेंटलमैन्स लॉ बनाया उन्होंने, बड़ा जबरदस्त लॉ 1689 में, जब पार्लियामेंट
1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो गया, पार्लियामेंट पावरफुल हो गई वहां की, उसको लगा कि अब सब घुसने की कोशिश करेंगे, तो 1689 में एक नियम बनाया ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, जेंटलमैन्स रेजोल्यूशन। बड़ा प्यारा रेजोल्यूशन है वो सर, उसे लगभग हर कंट्री को फॉलो करना चाहिए। और वो रेजोल्यूशन ये था, बड़ा प्यारा रेजोल्यूशन सर, किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी तभी डेवलप होगी, डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होगी, व्हेन द मेजॉरिटी पीपल ऑफ दैट country will understand the law of development in economy and they will understand the principles of polity. तभी डेमोक्रेसी किसी कंट्री में डेवलप होगी। उनको नेशनल इनकम पता होगा, जीडीपी पता होगा, जीएनपी पता होगा, बैंकिंग सेक्टर पता होगा। अगर आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो जितने भी सिटी बैंक वगैरह फॉरेन बैंक हैं वो अपनी रिटेल सेक्टर को क्लोज कर रहे हैं इंडिया में। ये एक गलत खबर है सर। अगर बैंक कोलैप्स करेंगे ना सर, तो भारत 1929 का अमेरिका बन जाएगा। आधुनिक अर्थव्यवस्था की जान है बैंकिंग सेक्टर। इस देश के लोग परेशान हैं, नौकरी दिला दो भैया, नौकरी दिला दो, नौकरी दो, नौकरी नहीं मिल रही है भैया। इस देश में शिक्षा का बस एक ही उद्देश्य है, नौकर बनाना, नौकर। और इतने खुश हैं इस देश के लोग नौकर बन के। नौकरी करना बुरी बात नहीं है, बोस साहब ने भी की, रिजाइन कर दिया। हमारे एक मित्र हैं लखनऊ में, वो डीएसपी थे एमपी में, रिजाइन करके चला है, बिजनेस शुरू किया, आजकल लखनऊ में होटल्स के मालिक हैं। शिक्षा का उद्देश्य है जागृत करना, दिमाग को जिंदा करना। र्यूमर से बचें सर, अफवाहों से बचें, और कम से कम जो इस देश का युवा है, क्योंकि आने वाले जो देश की किस्मत है वो इस देश के युवाओं के हाथ में है। शक्ति पैदा करिए सर, कम से कम शारीरिक और मानसिक पैदा करना तो आपके हाथ में आई है, और शारीरिक मानसिक पैदा हो गई, उत्साह अपने आप पैदा हो जाएगा। फिर कुछ ना कुछ तो अच्छा करोगे ही ना। कुछ मित्रों ने फोन किया कि जल्दी पढ़ा दीजिए। सर जल्दी पढ़ाने की बात नहीं है, क्योंकि इस मंच का उद्देश्य ही है ए स्क्वायर, अवेकनिंग अवेयरनेस। तो पढ़ाई को मैं सेकंड प्रायोरिटी देता हूं, पहली प्रायोरिटी अवेकनिंग और अवेयरनेस। वैसे मैं पढ़ा तो पाता नहीं और जानता भी बहुत कम हूं, थोड़ा बहुत 1-8% जानता हूं। जितना जानता हूं उतना आपको बताता हूं। उसमें आप मुझ पर नाराज मत हुआ करिए। आपको लगे कि ये कम है तो किताबें भरमार पड़ी हुई हैं, आप वहां से पढ़ लें। नाराज होने की कोई जरूरत नहीं, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप हैं तो बहुत अच्छा भी है, नाराज होना भी चाहिए, दुखी होना भी चाहिए। सब एक कलर का ड्रेस पहन के बैठ जाते हैं ना, तो या तो वो जेल होता है या स्कूल। तो बहुत सारे कलर होने चाहिए सर। कुछ लोगों को लाल अच्छा लगता है तो काले का भी अपना अस्तित्व है सर, और सफेद का कहना ही क्या है। नौजवान क्रांति का जो ये मंच है, इसका बड़ा सीमित उद्देश्य है ए स्क्वायर। नौजवान क्रांति का जो ये मंच है, इसका बड़ा सीमित उद्देश्य है अवेयरनेस एंड अवेकनिंग। यह इसका उद्देश्य है। भारत राष्ट्र के बहुत सारे लोग हैं, इस मंच से बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, सबको साधुवाद है। बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे देश के बाहर से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो इस देश के बारे में जानना चाहते हैं। बस दो उद्देश्य। पढ़ने के लिए बड़े सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे। बाकी एंशिएंट इंडिया मैं आपको दे ही रहा हूं, गिफ्ट के तौर पर इस राष्ट्र को समर्पित है एंशिएंट इंडिया की पूरी सीरीज, इस मानवता को समर्पित है एंशिएंट इंडिया की पूरी सीरीज। सर अच्छी खासी कीमत मिल रही है सर, बहुत अच्छी। हमारे एक कोलीग हैं, हालांकि मैं उनसे कभी मिला नहीं,
लेकिन उन्होंने एक वीडियो रिलीज की है कि कोचिंग माफिया किसी भी टीचर को इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं करने देना चाहते। अभी 2-3 दिन पहले वीडियो आई है सर। कोचिंग माफिया, पूंजीपति, वहां भी तो कैपिटलिज्म है सर। सर पूरी एनसीईआरटी सीरीज पर मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मेरी सीरीज से इस देश के 10 लोगों को समझ में आया कि प्राचीन भारत क्या था, तो मैं धन्यभागी हूं सर। अगर इस भारत के 10 युवाओं का किसी भी सेवा में सिलेक्शन हुआ तो मेरा धन्यवाद है सर। अगर इस भारत के जनमानस में के 10 लोगों में मैं पॉजिटिविटी का संचार कर पाया तो मेरा धन्यवाद है सर। सब कुछ दिया इस देश ने और इस देश के लोगों ने, तो मैं उन्हें कुछ फ्री नहीं दे रहा हूं, उस ऋण को उतार रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने तमाम सारे विरोधों के बावजूद मुझे समर्थन दिया। आज भी सर, आज भी इस देश के बहुत सारे लोगों ने, सबका नाम तो मैं साल भर बोलूंगा तो भी नहीं ले पाऊंगा, बहुत सारे लोगों ने तमाम विरोधों के बावजूद, मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे फोन किया और कहा कि सर ये धारा मत रोकिएगा आप। शक्तिशाली लोगों ने, ताकतवर लोगों ने कहा आपको कोई कुछ भी कहे हम आपके साथ खड़े हैं। बस उनका इतना ही कहना मेरे उत्साह को उसने 10 गुना कर दिया। इस देश की ऐसी हस्तियों ने जो इस देश में एक अपनी स्थान रखती, देश में, प्रदेश में नहीं सर, जिले में नहीं, देश में। जब उन्होंने कहा कि ओझा जी ये धारा रुकनी नहीं चाहिए, मैंने कहा जी अब तो बिल्कुल नहीं रुकेगी, अब तो बिल्कुल नहीं रुकेगी। नौजवान क्रांति का 2 उद्देश्य, अवेयरनेस, अवेकनिंग। हमारे बड़े सारे युवा जो तैयारी करते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है, अगर उसमें से 10 लोग समझ गए तो मैं धन्यभागी हूं सर। विरोध का क्या है सर? विरोध तो धरती भी करती है। कूदोगे खींच लेगी, तो धरती को थोड़ी गाली देंगे सर। विरोध भी जीने के लिए जरूरी है सर। सर आप मुझसे कितनी भी नफरत करें, कितनी भी, कितना भी फेक अकाउंट बुला के उल्टा सीधा बोले सर, पर मुझे हर उस आदमी से लगाव है जो लड़कर अपना मुकाम बनाना जानते हैं और किसी को गाली नहीं देते, और यहूदी उनमें से एक है। मुझे किसी से कोई लगाव नहीं, यहूदी है तो लगाव है, मुसलमान है तो लगाव, ना ना ना, जो लड़ना जानते हैं सर, लड़ना और लड़कर अपना मुकाम बनाना जानते हैं और किसी को भी दौड़ा लेने की क्षमता रखते हैं। यहूदियों के बाद अगर मुझे किसी से लगाव है तो सिखों से, बहुत बहुत। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मैंने किसी सरदार को आज तक भीख मांगते हुए नहीं देखा। मस्जिद के बाहर बैठे हैं अल्लाह के नाम पे दे दे, मंदिर के बाहर बैठे हैं भगवान के नाम पे दे दे। लेकिन सिखों ने यह साबित कर दिया कि गुरु के रास्ते पे जो चलेगा वो भीख नहीं मांगेगा। सिखों ने यह साबित कर दिया कि गुरु जरूरी है। भगवान तो है ही, लेकिन भगवान और इंसान के बीच की जो कड़ी है वो गुरु है। सर मैं अपनी बातों को तो कहता ही रहूंगा, वो तो मैं कहता ही रहूंगा। मुझे हर उस आदमी से लगाव है जो लड़कर अपना मुकाम बनाना जानता है। हर उस कौम से लगाव है जो लड़कर अपना मुकाम बनाना जानती है। हर उस राष्ट्र से लगाव है जो लड़कर अपना मुकाम बनाना जानती है, क्योंकि जीवन युद्ध ही है। जय हिंद।